रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद यही कि आपका नया साल अच्छा हो। नए साल में अमूमन बदलता दौर में जो हम बातें करते हैं वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड ही करते हैं और आज भी उसी पे ही करेंगे। लेकिन क्योंकि आज नया साल है और कहा जाता है कि नए साल में अगर हम पॉजिटिव काम से शुरुआत करें तो हमारा सारा साल पॉजिटिव निकलता है। तो आज हम एक ऐसी ही पॉजिटिव न्यूज के साथ शुरू करेंगे। कुछ पॉजिटिव जो हमारे सेक्टर में हुआ है उससे रिलेटेड बात करेंगे ताकि पूरे साल हमें इसी तरह की पॉजिटिव न्यूज आती रहेंगी। इसी के साथ लगभग 8 साल मुझे इस शो को हो गए हैं, तो आप लोगों का इस शो को प्यार देने के लिए भी शुक्रिया। और इसी तरह बदलता दौर को सुनते रहिए और अपने सर्कल में शो को शेयर करें। आज हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। लगभग पिछले 4-5 सालों में हिंदुस्तान में एक्सेसिबिलिटी को लेकर काफी बातें होनी शुरू हुई हैं। कई जगह इसके हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि अभी तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, तो लगभग सभी का एक कहना होता है कि जो इंडिया में डिसेबिलिटी डिस्कोर्स है वो बहुत लेट शुरू हुआ है। लेकिन लेट शुरू होने के बावजूद भी हम लोग सही ट्रैक पे हैं। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। डीयू में पहली बार टीचर्स के लिए एक्सेसिबल वोटिंग करवाई गई। इसमें हमारे सेक्टर का बड़ा रोल रहा, ऑर्गेनाइजेशन का रहा, इंडिविजुअल्स का रहा। तो आज 2 ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ हैं जो हमें डिटेल्ड बताएंगे कि कैसे उन्होंने इसको करवाया, आगे किन यूनिवर्सिटीज में ये होने वाला है, क्या ये जो एफर्ट है सीमित रहेगी यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, या थ्रू आउट इस मूवमेंट को अब आगे लेके जाया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर निखिल जैन हैं, जिन्हें आप जानते हैं, संभावना से जुड़े हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के। कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये जुड़े हुए हैं। कोविड के टाइम पे इन्होंने कई वर्कशॉप्स भी की थी जिसमें आपने इन्हें सुना होगा। दूसरी मेहमान हमारे साथ गुंजन जी हैं। गुंजन जी शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है इंग्लिश की। ये भी कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं और इस काम में इनका भी रोल था। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, and a very happy New Year to all our listeners. बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं और ये साल सबके लिए बहुत ही सफल हो और बहुत ही सार्थक हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम शुरू करें, थोड़ा सा हमें ब्रीफली अपने बारे में बताएं। जी, जैसे कि दानिश ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरा नाम निखिल जैन है। मैं दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं एक डिसेबल पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन है संभावना, जो पिछले 20-21 वर्षों से डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रही है और बहुत सारे लिटिगेशंस में संभावना ने जीत हासिल की है, जिनमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक बहुत महत्वपूर्ण लिटिगेशन थी जो हमने पिटिशन डाली थी, जिसमें आज तक करीबन 200 से 250 टीचर्स अपॉइंट हुए हमारी पिटिशन के बाद। और ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था, क्योंकि इससे पहली बार कोर्ट ने मतलब सभी अपॉइंटमेंट्स पे रोक लगाई कि जब तक डिसेबिलिटी का कोटा भरा नहीं जाएगा। तो ऐसे ही कई सारे लिटिगेशंस हैं यूपीएससी तमाम तरह की और यूजीसी के अगेंस्ट भी। इसके साथ साथ मैं कई अन्य, जैसे दानिश बता रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, कोविड टाइम में भी हम लोग एक कोविड हेल्पलाइन में एक्टिव थे। उसके अलावा और भी कई संस्थाओं के साथ
मेरा जुड़ाव रहा है। मुख्य रूप से मैं पिछले कई वर्षों से डिसेबिलिटी के एक्टिविज्म में और डिसेबिलिटी के एकेडमिक के लिए भी मैंने टेकअप किया है। मतलब एक मेरा ऑलरेडी रिसर्च भी चल रहा है। एक खास बात यहाँ मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को कि डिसेबिलिटी एज ए पॉलिटिक्स मतलब को लेकर के हम बहुत ही ज्यादा गंभीर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भी और पर्सनली भी मैं। और इसको लेकर के हमने 2008 में पहली बार चुनाव लड़ा टीचर्स का, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एकेडमिक काउंसिल है। और 2010 में हमें एक अभूतपूर्व जीत हासिल हुई और मैं संभावना का जो कैंडिडेट था वो पहला डिसेबल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बना एकेडमिक काउंसिल में। तो और 2013 में भी हम लोग ने दोबारा जीत हासिल की। तो ये अपने आप में दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भी और डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए भी पूरे देश में एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि पहली बार डिसेबिलिटी को सेंसिटाइज करने का मौका मिला हमें इसके जरिए। और एकेडमिक काउंसिल में क्योंकि जाकर ये समझ में आया कि हम लोग जो सोचते थे कि डिसेबिलिटी क्यों अभी हाशिए पे है, क्योंकि डिसेबल्ड अभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं आ पाए हैं। तो वो एक मौका था जहां पे हम लोग कुछ प्रभाव छोड़ सकते थे और हमने कई तरीके से प्रभाव छोड़ा। पहला प्रभाव तो आपको मैं बताना चाहूंगा 2011 में एग्जाम राइटिंग पॉलिसी आई दिल्ली विश्वविद्यालय में, देश की पहली एग्जाम राइटिंग पॉलिसी। जो उसके बाद देश में जो दूसरी पॉलिसीज आई हैं वो 2013 के बाद से आई हैं, लेकिन पहली देश में एग्जाम राइटिंग पॉलिसी आई जो इतनी वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई थी कि बाद की पॉलिसीज भी उतनी अच्छे से नहीं बन पाई हैं। और इसके अलावा बहुत सारी जैसे रिजर्वेशन को लेकर के, जो हॉस्टल में अकोमोडेशन को लेकर के, स्कॉलरशिप्स को लेकर के, एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, या फिर ईओसी के काम को लेकर के किस तरह से आगे बढ़े, हम लोगों का बहुत सक्रिय योगदान रहा। तो एक छोटा सा संक्षिप्त मैं समझ सकता हूं कि ये मेरा एक परिचय जो मैं श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत खूब। गुंजन जी, आप अपने बारे में बताएं। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद और निखिल सर को भी बहुत सारा थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो मेरी जर्नी इतनी रिच और एक्सपेंसिव नहीं है बिकॉज आई स्टार्टेड सम 7 years बैक। तो लेकिन बहुत कुछ किया दिल्ली में आने के बाद। और मैं पटना से हूँ, आई बिलोंग टू पटना बिहार। पटना यूनिवर्सिटी से फिर मैं JNU आई एंड उसके बाद मैंने डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को और अच्छे से समझा। लाइक आई हैव बीन फेसिंग चैलेंजेस, लेकिन इससे जो कोप करने की स्ट्रैटेजीज है वो मैंने सीखी ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड, स्पेशली जब हम एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट एज वेल एज इन कॉलेज वी एक्सपेरिमेंटेड अलॉट, आई एक्सपेरिमेंटेड अलॉट। और JNU में एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है बट इट्स अ वेरी एक्टिव वेल स्टूडेंट्स एसोसिएशन वी कैन सी, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स एसोसिएशन। उसमें मैंने काफी एक्टिवली काम किया एंड एज आई सेड आई लर्नड अ लॉट। उसके अलावा मैं अपने कॉलेज में EOC में बहुत कुछ किया, इनेबलिंग यूनिट को एक्टिव किया एंड टुडे आवर कॉलेज हैज एन एक्टिव सेल। और जहाँ तक डूटा पॉलिटिक्स की बात है, या इट इज फैसिनेटिंग फॉर मी और फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, बट दिस वाज अ मोमेंटस इवेंट फॉर मी। क्योंकि पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि व्हाई वी डोंट हैव, बिकॉज ये जो तबका है ये सबसे ये ऐसा तबका है जो चेंज ला सकता है, विच कैन मेक अ डिफरेंस। और यहाँ ही हम अपने आप को असर्ट नहीं कर पा रहे थे। सो दैट वाज समथिंग विच डिसअपॉइंटेड मी और इसलिए मैंने इस कॉज को बहुत ही सीरियसली लिया। एंड व्हेन माय एसोसिएशन सेंट मी दिस लिंक कि आपको ज्वाइन करना है, देन आई रियली टुक इट अप। और निखिल सर और पूरी टीम के साथ वी रियली वर्कड हार्ड, जैसे कि सर ने बताया। तो यस, फॉर मी द जर्नी ऑफ एंटरिंग डिसेबिलिटी डिस्कोर्स वाज अमेजिंग। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जर्नी इतनी अभी रिच है नहीं, बट मैं डिसेबिलिटी को हर तरीके से परस्यू करने की कोशिश कर रही हूँ एज एन एकेडमिशियन एंड एज एन एक्टिविस्ट। सो फॉर नाउ यस, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताएं, श्रोता को हम बात करें DU में टीचर्स के लिए आपने एक्सेसिबल वोटिंग करवाई,
ये शुरू कहाँ से हुआ? ये कैसे माइंड में आया कि ये होना चाहिए? इसकी जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी? देखिए, इसकी पृष्ठभूमि तो बहुत पहले से है, और इनफैक्ट जब हम एकेडमिक काउंसिल का चुनाव भी लड़ रहे थे तभी एक्सेसिबिलिटी को लेकर हम बहुत संवेदनशील शुरू से रहे हैं, क्योंकि हमारा इशू है, इंटीग्रल पार्ट है। और चुनाव के जरिए भी हम लोग उस समय डिसेबिलिटी को लेकर के आगे जाना चाहते थे, क्योंकि देखिए चुनाव में उस समय जो मुद्दे उठते थे, देशव्यापी बड़े बड़े मुद्दे होते थे, और डिसेबिलिटी के मुद्दे को हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था कि किस तरह से इसको आगे लाया जाए। और इसमें लोगों का थोड़ा रुख अभी उतना सीरियस नहीं था, बहुत चैलेंजिंग रहा हमारे लिए। तो पर्चे जो होते थे उसको लेकर के हमने पहले सवाल उठाए कि किस तरह से पर्चे जो है वो प्रिंट डिसेबल्ड के लिए एक्सेसिबल होने चाहिए। फिर वोटिंग राइट्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी शिकायत होती थी कि उनके इंडिपेंडेंट वोटिंग राइट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, और एक आध दो ऐसे केस भी आए जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं बिना नाम लिए, कि जहां पे किसी एक एक्टिविस्ट ने, मेजर पॉलिटिकल ग्रुप के, उसने ब्लाइंड वोटर को अपने उसके जो जिसके साथ वो सहज था वोट साथी के साथ जाने नहीं दिया, क्योंकि उससे लग रहा था कि वो कहीं और वोट कास्ट कर देगा। और वैसे भी बहुत सारे लोगों की चिंताएं थी कि भाई हम क्यों अपने, चाहे क्लोज ही एसोसिएट हैं, हम क्यों बताएं, जब कोई नहीं बताता, अपना वोट सीक्रेट रखता है, तो हम ही क्यों बताएं। और ये पॉलिटिकली भी करेक्ट एक स्थिति है कि हर एक को जब राइट मिल रहा है, नॉन डिसेबल्ड को या इवन ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड को, अदर देन प्रिंट डिसेबल्ड, कि आप अपना सीक्रेट वोटिंग का राइट अवेल कर सकते हैं, तो ब्लाइंड वोटर्स को भी मिलना चाहिए। तो ये सोच हमने इनफैक्ट तब से पिछले 5-7 सालों से इसको लेकर के लड़ाई शुरू की थी, और इसमें कुछ स्टडी की थी। जैसे पता चला था कि जेएनयू में वोटिंग होती है, और यहाँ हमारी जो साथी हैं गुंजन, वो ऑलरेडी कर चुकी हैं इसमें, और उसको लेकर के, और यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी इस तरह की वोटिंग होती थी, पर स्टूडेंट्स के लिए ये ज्यादा एक्टिव थी। टीचर्स पॉलिटिक्स में अभी इसका कोई मतलब देश में अभी तक नहीं थी, क्योंकि डिसेबल्ड टीचर्स अभी है ही नहीं। और दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय पहला बना जहां पे इतनी तादाद में, क्योंकि संभावना के पिटिशन की वजह से टीचर्स आ पाए हैं। तो 2 साल पहले 2019 में जब डूटा का चुनाव हुआ, उससे पहले हम लोग इस चीज को संगठित, क्योंकि समय की बात थी कि संगठित होना बहुत जरूरी था, और थोड़ा गुंजन जैसे साथी और भी तमाम हमारे जो अन्य साथी हैं, उन लोगों का एकदम साथ जुड़ना, ये इस चीज को आगे लाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। तो पहली बार हम इस चीज को लेकर डूटा में आए। मतलब पहले हम बात करते थे और हमने पर्चों में इस बात को लिखते थे या जिक्र होता था, लेकिन डूटा ईसी में इस चीज को पहली बार 2019 में ला पाए थे। और उसकी वजह ये भी थी कि उस समय इलेक्शन ऑफिसर भी हमारे काफी संवेदनशील थे इसको लेकर के, पर क्योंकि एक तो समय कम था, और दूसरा वो तैयारी, जिस तरह की तैयारी वो करने को कह रहे थे, जिनसे हमें वेब पेज डिजाइन करना था, वो तैयारी करने का भी समय नहीं था। तो इसलिए वो बात इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट में थी, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट करवाने में सफल नहीं हो पाए थे। तो इस वजह से वो समय वोटिंग के आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन अब इस बार हम लोगों ने समय रहते इसको आगे बढ़ाया, और डूटा इसी में पहले इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट उनसे अप्रूवल लिया, और सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स को ये समझाया, क्योंकि कई लोगों की शंकाएं रहती थी कि भाई वोटिंग करेंगे कैसे हो गया, और क्या कोई सीक्रेसी का कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा मापदंड, या फिर ब्लाइंड वोटर्स में भी बहुत सारी एक शंकाएं थी कि हम क्या आइडेंटिफाइड तो नहीं हो जाएंगे भाई हम हमारे नाम से, और हम लोग क्योंकि विक्टिमाइज ना हो पाए इस वजह से। और कुछ लोगों का ये भी था कि भी एज ए कम्युनिटी क्या हम लोगों के लिए ये दिक्कत तो नहीं हो सकती। हम लोगों की ये मांग थी कि हम इसको आगे मतलब सभी के लिए ओपन रखें। हालांकि डूटा ने फिलहाल तो ये कहा कि भाई आप ब्लाइंड वोटर्स के लिए खोल दीजिए, क्योंकि अभी फिलहाल उन्हीं के लिए शुरुआत है, पर ये वायदा जरूर किया कि हाँ इसको आगे बढ़ाएंगे। और इसको लेकर के अभी हमने चिट्ठी लिखी भी है डूटा को कि भाई इसको इंक्लूसिव किया जाए सभी के लिए। राइट जी। तो गुंजन जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि काफी चैलेंजेस आए, क्या दिक्कत थी अधिकारियों को इसको ना करने की? क्या चैलेंजेस थे बड़े, कहाँ पेच फंस रहा था? जी
बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे लोगों के, और फॉर ऑब्वियस रीजंस, मतलब कुछ तो ऑब्वियस रीजंस थे और कुछ ऑब्वियसली चीजें पॉलिटिसाइज होती हैं, वी नो। तो पहला तो ये था कि कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आ रहा था। पीपल वर क्वेश्चनिंग द एफिकेसी ऑफ दिस मेथड, कि हम वेब पेज तो बना रहे हैं, बट एक जो बहुत बड़ा इशू था, जो कि जब दे वर कमिंग टू कैंपेन, जो कंटेस्ट कर रहे थे वो कैंपेन करने के लिए आ रहे थे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट दिस मेथड, और वो ऐसे बोल रहे थे कि ऑनलाइन वोटिंग होगी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हम कंप्यूटराइज्ड वोटिंग की मांग कर रहे थे, ना कि ऑनलाइन वोटिंग की। ऑब्वियसली अगर चीजें ऑनलाइन होंगी तो ये इशू बनता है कि यू कैन चेक द हिस्ट्री, यू कैन ट्रेस द डेटा एंड एवरीथिंग। ये हम समझाने की कोशिश कर रहे थे, एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू somehow instill in everybody's mind कि हम ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जो अनएथिकल है। तो पहले तो हमें ये समझने की और समझाने की जरूरत थी उन्हें कि ये ऑब्वियसली किसी भी चीज को क्वेश्चन में नहीं लाता। एफिकेसी का कोई इशू नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई भी इशू नहीं आएगा, बिकॉज इट वॉज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो ये समझाना हमारे लिए बहुत टेढ़ी खीर थी। मतलब जो उज्जवल सर थे, लाइक द इलेक्शन कमिश्नर, ही वाज आल्सो एप्रीहेंसिव। वो भी बहुत डाउट्स थे, क्योंकि लोग एक तो समझते नहीं हैं एक्सेसिबिलिटी के इशू को, कि ये डिफरेंस पहले हमें समझाना बहुत मुश्किल था कि लोन एप्लीकेशन होगा। हमने 2 वेब पेजेस क्रिएट किए थे, एक ईसी मेंबर्स के लिए और एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, और वो हमने प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दे के दिखाया। हमने स्पेशल डेज रखे थे, जैसे फर्स्ट मीटिंग में हमने एक डेमो मोड दिखाया कि हम ऐसे करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट मीटिंग वी लिटरली केम अप विद एप्लीकेशंस। जो एप्लीकेशंस हमने डिजाइन किए थे उसको हमने डिस्प्ले करके दिखाया। हमारी पूरी टीम थी, प्रशांत सर थे, निखिल सर, विराज सर एंड ऑल ऑफ अस। सो वी लिटरली केम विद द डेमोन्स्ट्रेशन, और तब जाके हम कुछ लोगों को परसुएट कर पाए, कन्विंस कर पाए कि ये मेथड यूजफुल हो सकता है, वी कैन यूटिलाइज इट। तो ये कंडीशन थी उस वर्ग की जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, मतलब जो एकेडमिशियंस हैं उनकी ये हालत है। सो वी कैन अंडरस्टैंड द एप्रीहेंशन ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम, आई मीन पीपल हु बिलोंग टू हु आर नॉट एकेडमिशियंस, हु आर लेमैन, वी कैन से। तो ये कुछ चैलेंजेस थे, ये बस मिनिमल चैलेंजेस में की मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज थे। लोग लिटरेसी की बात कर रहे थे, जब इतने दिनों से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, देन पीपल वर सेइंग, क्वेश्चन कर रहे थे कि ब्लाइंड लोग कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच इवन टीचर्स आर नॉट अवेयर। कुछ टीचर्स तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे से व्हिच आई डोंट थिंक आई शुड डिस्कस। वो मतलब ब्लाइंड को लिटरली, ब्लाइंड का जो मे बी 19th सेंचुरी का डेफिनेशन होगा मे बी, और 18th सेंचुरी का जो डेफिनेशन होगा ब्लाइंडनेस का, विच दे परसीव्ड, वो वैसे सवाल पूछ रहे थे। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस विच वी फेस्ड, और ये बहुत मुश्किल था अपने स्टाफ एसोसिएशन के लोगों को समझाना, और जो इवन जो कंटेस्ट कर रहे थे उनको समझाना, इलेक्शन के प्रोसेस में जितने लोग शामिल थे उन सबको somehow persuade करना, and then bringing it to fruition was an uphill task for all of us. जी, तो निखिल सर ये बताएं कि 2 चीजें हुई। अभी भी जो मेरे पास रिपोर्ट्स आई उस पे 100% जो विजुअली इम्पेयर्ड थे उन्होंने इस राइट को एक्सरसाइज नहीं किया, जैसे आपने पहले बताया कुछ लोगों की एप्रीहेंशंस थी। तो क्यों उनके जो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए, नंबर 1। नंबर 2, अब ये हुआ और सबने इंडिपेंडेंटली अपनी वोटिंग कास्ट की और दे एंजॉयड द एक्सरसाइज ऑफ इंडिपेंडेंट वोटिंग। तो इसके परिणाम स्वरूप बड़े चेंजेस आप क्या देखते हैं समाज में और यूनिवर्सिटीज में? देखिए, थोड़ा सा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि डूटा का जो चुनाव है ये असल में बड़ा ही अपने आप में एक अनोखा चुनाव होता है, क्योंकि इसमें 2 तरह के फॉर्मेट्स रहते हैं। एक तो जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसमें हमारे को टिक लगाना होता है जिसके नाम के आगे हम जिसे चुनना चाहते हैं, एक ही व्यक्ति का चुनाव करना होता है। और दूसरी तरफ जो होता है डूटा ईसी को चुनना होता है, इसमें 15 वोट्स होते हैं हमारे पास, और उन 15 वोट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो एक ऐसा फॉर्मेट हमें चाहिए था, एक ऐसे तरीके चाहिए थे जो दोनों चुनाव, दो तरह के फॉर्मेट्स में हम काम कर सके। तो बहुत सारे, क्योंकि इसके पीछे बहुत काफी चर्चा हुई और स्टडी हुई तमाम तरह के। इनफैक्ट मुझे याद है मैंने कई सारे अपने विदेशी मित्रों से भी बात की थी, कि साथियों से, कि वहाँ कैसे चुनाव होते हैं, बैलेट पेपर्स वहाँ यूज होते हैं। तो वहाँ सबको लेकर के हम लोगों को यही नतीजा लगा कि हम कंप्यूटराइज्ड वे में, जैसे गुंजन बता रही थी कि स्टैंड अलोन मशीन है और उसमें HTML पेज बनाया गया था, जिसमें डूटा का जो प्रेसिडेंट का चुनाव था उसमें चेक बॉक्स रखे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो चुन सकता है वो चेक बॉक्स जो प्रेस करेगा वहां पे वो टिक मार्क हो जाएगा। और इसी तरह से जो ईसी में एडिट बॉक्स रखे थे, जहां पे आप अपनी वैल्यू, अपने वोट्स की वैल्यू लिख सकते हैं अगर 15 तक होता है। और इसमें हमने ये भी ऑप्शन रखा कि इनवैलिड करने का भी राइट रहे, मतलब जैसे नॉन डिसेबल्ड को रहता है कि वो इनवैलिड कर सकें इस मेथड के जरिए भी। तो पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से रखा गया था। चैलेंजेस जरूर थे, देखिए डाउट्स तो रहेंगे, पहली जो चीज आती है और उसके लिए लोगों के मन में डाउट्स रहता है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के मन में ये डाउट जरूर था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कुछ लूप होल हो और ब्लाइंड वोटर्स का वोट किसी विरोधी को चला जाए, ये सबके मन में रहता है। और इलेक्शन ऑफिसर का पेन ये था कि क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके सर पे सारा आ जाए इल्जाम कि भाई उन्होंने गलत तरीके के सिस्टम को, क्योंकि उन्हें पता शायद नहीं ध्यान, उन्हें लग रहा था कि पता नहीं, क्योंकि चिंताएं तो थी कि कैसा हो जाएगा। तो वो सब हम लोगों ने डाउट्स क्लियर किए, उसमें थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन हम लोग मेरे ख्याल से बहुत पैशनेट थे और उसी वजह से हम डाउट्स क्लियर कर पाए। इलेक्शन ऑफिसर से लेकर के पॉलिटिकल ग्रुप्स को भी डेमोन्स्ट्रेट करवाया गया, मतलब बाकायदा सबको बुला बुला के, क्या आप अपने तरीके से करो, आप देखोगे यहाँ पे कौन सी दिक्कत आ रही है। तो सब लोगों ने अप्रूव किया, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ये उनको बता दिया और उन्होंने मान लिया, सबसे अप्रूव कराया। 2 दिन हमने रखे अपने ब्लाइंड साथियों के लिए भी। तो ब्लाइंड साथियों की मेन जो चिंता थी, उन्हें कंप्यूटर से दिक्कत नहीं थी। कुछ लोगों ने शायद ये कहा कि भाई हाँ वो कैसे करेंगे, तो हमने उनको बताया कि बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल वेब पेज है कि जो लोग क्लास ले सकते हैं वो लोग इसको आराम से ऑपरेट कर लेंगे। तो आपको सिर्फ वेब पेज पे जाना है, किसी को चेक बॉक्स जहां पे चेक करना है और प्रिंट बटन पे प्रिंट की कमांड देनी है, प्रिंट आ जाएगा, पेपर को फोल्ड करना है और उसके और साथ वाले बैलेट बॉक्स में जो रखा हुआ है उसमें सिर्फ डाल देना है। इसमें इतनी इंडिपेंडेंस थी कि आपको किसी भी साइटेड की जरूरत नहीं थी। और एडिट बॉक्स में भी ऐसे ही था कि एडिट में वैल्यू भरनी है और नीचे जाना है, सबसे आखिर में प्रिंट बटन की कमांड है, वहां आपको प्रेस करना है एंटर या स्पेस बार, और उसके बाद फिर एक बार और एंटर प्रेस करके प्रिंट जब आएगा तो पेपर फोल्ड करके और उसको बैलेट बॉक्स में डाल देना है। तो हम लोगों ने ये डेमोन्स्ट्रेशन लाइव भी रखा था डूटा ऑफिस में, प्लस हमने एक ऑडियो भी बनवाया था और वो ऑडियो सर्कुलेट किया था जिसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हुए सुनाया गया था। तो वो पूरी कोशिश थी कि हर तरीके से हमारे साथी वो कन्विंस हो जाएं कि हाँ इस तरीके से, बहुत सरल तरीके से और हमारे बिना राइट ऑफ इंडिपेंडेंट वोटिंग को कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग आए थे, ऐसा नहीं कहूंगा कि 100% वोटिंग, तो देखिए पहली बार कोशिश थी, ये संभव है कि नहीं हो पाए, लेकिन मैं मानता हूं कि 80 to 90% वोटिंग हुई है। 72 लोग अगर वोट करने आ रहे हैं, मान लीजिए 100 के आसपास अगर हमारे साथी काम कर रहे हैं ब्लाइंड पर्सन, 72 में 2-4 ऑर्थोपेडिकली चैलेंज थे, बाकी सब लोग ब्लाइंड वोटर्स थे। तो ये एक हमारे लिए बहुत सब्सटैंशियल मुझे लगता है जीत थी और इसको लेकर के हम इतने आशान्वित हैं कि अब क्योंकि हमने प्रूव कर दिया कि डूटा में ये कामयाब हो गया, तो अब हम डूटा में हम ये कह रहे हैं कि भाई आप इंक्लूसिव करें ताकि हर एक के लिए ऑप्शनल ये रख दें, आगे खोल दें, ताकि कोई भी एक्टिविस्ट हो, कोई भी नॉन डिसेबल्ड जो चाहता है इसमें इस तरीके से वोट करना वो कर सके। और ये जेएनयू में स्टूडेंट इलेक्शंस में ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट जिस तरीके से ब्लाइंड वोट करते हैं उस तरीके से वो भी वोट करते हैं। और हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि डूटा एसीईसी में भी मतलब डीयू एसीईसी में भी के चुनावों में भी इसको लागू करें और एसोसिएशन के लेवल पे भी और स्टाफ काउंसिल्स के इलेक्शंस में भी क्योंकि इसको लाया जाए, क्योंकि देखिए जब तक लोकल लेवल पे इसमें काम नहीं होगा
तब तक जागरूकता नहीं आएगी, टीचर्स में सेंसिटाइजेशन नहीं होगा। तो एक्सेसिबल वोटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपको वोट करना है एक्सेसिबल तरीके से, ये एक इश्यू है, इंडिपेंडेंट है। मुझे लगता है ये जुड़ा हुआ इश्यू है, और इसमें जो बात ये है कि एक्सेसिबिलिटी अपने आप में बहुत ही लार्ज इशू है, और इस इशू में पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के या इक्वालिटी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं कि इक्वल राइट ऑफ वोटिंग होना चाहिए कि, और हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि हर एक वेंटेज पॉइंट वो महत्वपूर्ण है। अगर साइटेड वोटर अपने तरीके से एक प्रिंट बैलेट पेपर को में भर सकता है, तो ब्लाइंड वोटर भी अपने ही तरीके से उसको भर सकता है। तो यहाँ पे हमारी कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि हम किसी वेंटेज पॉइंट को कम आंक रहे हैं या उसके बदले हम अपना लाना चाहते हैं, पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसको भी आप वही दर्जा दें जो आपने एक बैलेट पेपर को, प्रिंटेड बैलेट पेपर को, कागज वाले बैलेट पेपर को आपने तवज्जो दी है, और इसमें भी वही एफिकेसी है जो उसमें है। तो ये एक्चुअली इसको लेकर के हम हैं, और इनफैक्ट अब हमें ज्यादा समर्थन मिल रहा है, आपको मैं बताना चाहूंगा। और इस बार हमने जो चिट्ठी लिखी है उसमें बहुत सारे हमारे साइटेड एक्टिविस्ट ने भी समर्थन दिया है, हर एक पॉलिटिकल ग्रुप के लोगों ने। मतलब ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर एक पॉलिटिकल ग्रुप को अब ये लग रहा है कि हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है कि वोट का जिसमें सभी लोग कर सकें। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाला था गुंजन जी से कि जब ये हुआ, पहले लोगों की एप्रीहेंशंस थी, अब उसके बाद जब लोगों ने देखा, सबने देखा, जो उल्टे सीधे सवाल भी पूछ रहे थे आपसे पहले कि ब्लाइंड कैसे करेंगे, जो एक नजरिया था पुराना, आपने उसका जिक्र किया, तो कैसे उनकी परसेप्शन बदली इसके बाद, होने के बाद कैसे, क्या किस तरह की फिर प्रतिक्रिया उनकी ओर से आई, और साथ ही साथ आपके शब्दों में कैसे इसने डिसेबल्ड पर्सन को एम्पावर किया? यस सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड वी मस्ट डिस्कस इट। ये बहुत ही ग्रेजुअल था, लेकिन ये इतनी सबके ब्रेन में ऐसे घर कर गया है कि ब्लाइंड पीपल आर इक्वली एम्पावर्ड, बट एटलीस्ट इट इज पॉसिबल टू एम्पावर देम, कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। आई वुड काउंट इट एज आवर अचीवमेंट। तो पहले जैसे कि निखिल सर बात कर रहे थे कि अलॉन्ग विद डेमोन्स्ट्रेशन, जो हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे, उसके अलावा हमने डमीज सर्कुलेट की थी। एक तो डमी जिसमें हमने वेब पेज बना के सर्कुलेट किया था। 2 टाइप के वेब पेजेस हमने बनाए थे। पहला तो ईसी मेंबर्स के लिए, जिसमें हमें 15 वोट देने होते हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं अपने 15 वोट, जितने भी लोग हैं उनमें, या फिर किसी एक को ही देना होता है। और वो एडिट बॉक्सेस हमने बनाए थे उनके लिए, ठीक है। हर कैंडिडेट के सामने एक, मतलब हर नाम के अगेंस्ट एक एडिट बॉक्स था, तो उसमें हम नंबर एडिट कर सकते थे। और एक प्रेसिडेंशियल वेब पेज बनाए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, जिसमें चेक बॉक्सेस डाले हमने। तो ये पॉसिबिलिटी रखी कि आप इनवैलिडेट भी कर सकते हो। मे बी किसी ने 2 चेक बॉक्सेस चेक किए तो वो इनवैलिडेट हो जाएगा, या फिर किसी ने 1 किया तो वो वैलिड होगा, या फिर किसी ने ब्लैंक छोड़ दिया तो वो फिर अगेन इनवैलिडेट होगा। तो हमने ये सारे ऑप्शंस दिए और हमने इसे सर्कुलेट किया। हमने ABCD कैंडिडेट बना दिया, और ये दोनों वेब पेजेस हमने सर्कुलेट किए अलॉन्ग विद ऑडियो मैसेजेस। ऑडियो नोट तो हमने बनाए ही, उसके पहले हमने ये डमी सर्कुलेट कर दी। तो हमने बहुत ही धीरे धीरे लिया, एक स्टेप, 1 स्टेप एट अ टाइम। पहले डमी भेजा, फिर हमने ऑडियो मैसेजेस भेजे, उसके बाद हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया। सो पीपल स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग, और उसमें हमने सिर्फ ब्लाइंड को ही डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिया, विजुअली इम्पेयर्ड टीचर्स को ही नहीं, बाकी जो लोग एप्रीहेंसिव थे, जिनके डाउट्स थे, वो भी आए, उन्होंने खुद से चला के देखा, प्रिंट आउट लिया, और उन्हें मजा आया। सो स्लोली इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो धीरे धीरे, और मतलब शुरू में उन्हें फिर भी डाउट तो थे ही कि उस दिन क्या हो जाएगा। एवरीबडी वाज कीपिंग हिज और हर फिंगर क्रॉस्ड कि अब क्या व्हाट नेक्स्ट। तो उस दिन भी जब हम वोटिंग के लिए वहां पर थे, देन पीपल वर क्वाइट एप्रीहेंसिव, एकदम डरे हुए से, दे वर सेइंग अरे क्या हो जाएगा, कैसे करना है। बट स्लोली जब ये सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि जो बैलेट नंबर्स थे, जो बाकी प्रिंटेड बैलेट्स में जैसे नंबर्स थे, वैसे ही हमने ब्लैंक पेजेस में भी नंबर्स लिखवा के फिर प्रिंटर में डलवाया था। सो देयर वाज नो डिफरेंस एज सच। बस एक ही डिफरेंस था कि ये कंप्यूटराइज्ड प्रिंटेड वोट होता, और उसमें आप खुद से जो लिखे हुए हैं उसमें मार्क करते या फिर नंबर लिखते।
दैट वाज द ओनली डिफरेंस। और ये बात पहले लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि कंप्यूटर में डेटा रह जाएगा, या फिर हम बाद में उसको ट्रेस कर सकते हैं, या फिर नाम आ जाएगा कंप्यूटर में, टाइमिंग आ जाएगी कि कब वोट किया। तो ये सब चीजें क्लियर की धीरे धीरे। और जब ये सक्सेसफुल हो गया, लेट मी टेल यू, एंड में एवरीबडी वाज सो हैप्पी, और सबकी तरफ से इतने ज्यादा कांग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए, इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप में भी, कि वी वर रियली थ्रिल्ड। तो और लोगों को ये लगने लगा कि यू नो अगर हम इसे मतलब इसको हम एक ऐसा मोड बना सकते हैं, एक ऐसा मेथड बना सकते हैं विच कैन ऑल्टरनेटिवली बी यूज बाय एवरीवन, अगर हम चाहें तो। ऑफ कोर्स इसमें लॉजिस्टिक्स का इशू आएगा, और इसमें बहुत सारे पैराफर्नेलिया है जिसको उनको डिस्कस करना पड़ेगा, बट दिस इज वेरी मच पॉसिबल। और बाद में हमें उज्ज्वल सर ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, एंड ही वाज सो ओवरवेल्म्ड, एंड सो वर वी। तो ये एम्पावरिंग था हम सब के लिए। और बाद में जो मैसेजेस आए, जो ब्लाइंड, जिन्होंने कभी मतलब कुछ लोग प्रेशर में आके गलत वोट करके आते थे, दे वर सो हैप्पी, वो एक दूसरे को इतने अच्छे से कंग्रेचुलेट कर रहे थे कि यू नो अगेन आई वुड रिपीट कि इट वाज अ थ्रिलिंग मोमेंट फॉर मी और हम सब के लिए। तो इस तरह से हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली वी टुक वन स्टेप एट अ टाइम, और पेशेंस विच वाज रियली रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, क्योंकि हमारे ऊपर लिटरली पीपल वर हर्लिंग, यू नो अब्यूसिव वर्ड्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बहुत क्रिटिसाइज किया था हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस हमने किया। और ये बाहर के लोगों से नहीं, अपनी कम्युनिटी में भी हमने बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेले, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, यू नो पीपल हु वर देयर एट दैट वेरी मोमेंट, एट दैट वेरी डे, उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज किया। बट व्हेन इट वाज सक्सेसफुल, दैट वाज अ मोमेंटस इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सो दैट्स हाउ वी टुक इट अप। ये हमारी कम्युनिटी की विडंबना है। कई बार हम करते हैं तो बाहर से क्रिटिसिज्म नहीं आता, बाहर से क्रिटिसिज्म नहीं आता, अंदर से आता है। उसका रीजन ये नहीं होता कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, इसका रीजन ये होता है कि हमने क्यों नहीं किया, ये दूसरा क्यों कर रहा है, वही होता है। दानिश, इसमें एक चीज मैं बोलना चाह रहा था, क्योंकि ये हम पढ़ते भी हैं और इसको अनुभव हमने इस बार कर लिया कि किसी भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का जब स्ट्रगल होता है, जब वो स्ट्रगल करता है अपने राइट्स के लिए, चाहे वो विमेन का स्ट्रगल हो या दलित्स का स्ट्रगल हो या फिर ब्लैक्स का स्ट्रगल हो, है ना, कोई भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, तो भीतर से भी और बाहर से दोनों तरह से आवाजें आती हैं, और चेंज इतना आसान होता नहीं है ना। मतलब अगर हम हाइपोथेटिकली सोच लें आइडियली कि हाँ ये चीजें कर लेंगे, मतलब हम कई बार विजुअलाइज करते हैं लेकिन बैठे बैठे एक जगह, लेकिन जब बाहर एक्टिव करते हैं तो बहुत, क्योंकि ये खूबसूरती है, मतलब मैं इसको ये इस तरह से लूंगा कि व्यक्ति लोग अगर हमारे को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो वो ठीक है, अपना वेंटेज पॉइंट रखें, अपनी चिंताएं रख रहे हैं। हमें पूरी कोशिश है कि हम उन चिंताओं का को उनको कन्विंस करें और ये समझाएं कि भाई वो चिंताएं निरर्थक हैं, और देर सवेर मुझे लगता है वो खुद भी आएंगे इसमें, है ना। वो जो भी वजह हो वो करें, लेकिन मुझे लगता है देर सवेर वो आएंगे, क्योंकि अब जितना प्रभावशाली ढंग से इसका समर्थन मिलता रहेगा और आगे मिल रहा है, उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा बजाय कि इसके कि वो इसमें जुड़ जाएं। बिल्कुल नहीं, ये अच्छी बात है निखिल सर, लेकिन एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अभी हाल ही में एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट थी, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, उन्होंने कुछ इन्वेंशन की थी और वो बहुत अच्छे से इंडिया में चल रही थी और मुस्लिम पेट के लिए बहुत ही मददगार थी। बट अभी रिसेंटली मुझे खबरें मिल रही हैं कि वो फोन पिक नहीं कर रही हैं, कि शी हैज कट ऑफ हरसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी, यही कारण से कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, हम अच्छा भी कर रहे हैं लेकिन बावजूद इसके अंदर से इतना, तो कई लोग इसको बेयर कर पाते हैं, कई लोग छोड़ के ही चले जाते हैं, तो समटाइम्स ये बहुत हार्मफुल हो जाता है। नहीं, आप ये बताएं, देखिए एकेडमिक काउंसिल में जब पहली बार हम चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत दबाव था, और आपको मैं बताऊं कि 4 ईयर में, हालांकि ये शेयर बहुत कम करता हूं मैं, लेकिन 4 ईयर में जब हमारा केस चल रहा था, आपको तो पता ही होगा जी, जब लेकर के संभावना गई थी तो मैं एकेडमिक काउंसिल में अकेला होता था, और मेरे खिलाफ मतलब या संभावना की कैंडिडेट के खिलाफ सारी एकेडमिक काउंसिल, और इनफैक्ट हमारे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, डिसेबल्ड बड़े लेवल के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी हमारे खिलाफ एक तरह से मोर्चा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट पत्र भेज दिए या उन्होंने समर्थन दे दिया। तो वहां पे
बहुत दुख हुआ कि भाई हाँ ये तो मतलब हम तो डिसेबिलिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो डिसेबिलिटी के हिमायती हैं वही कैसा रुख ले रहे हैं। पर ये होता है कि ऐसी कई बार संघर्ष में ये सब मोड़ आते हैं, बिल्कुल। पर हाँ अपने आप को टूटने से रोकना पड़ता है। अगर हम टूट जाएंगे तो संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। बस उस समय संघर्ष को याद रखना पड़ता है, अपने आप को भूल जाना पड़ता है। There are people who can fight, sometimes there are people who surrenders. तो ये तो फिनोमेना है ही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं अब हमें, हाउ इसमें लॉजिस्टिक की भी बात की, जैसे डू यू बिलीव। हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सही बात है जी। तो 2-3 क्वेश्चन मेरे इससे रिलेटेड है। तो कैसे ये रेवोल्यूशनरी है, नंबर 1। नंबर 2, लॉजिस्टिक इसके लिए चाहिए, तो क्या ये एक बड़ा एक्सक्यूज हो सकता है बाकी यूनिवर्सिटीज में जब इस काम को करवाया जाए? आपको लगता है कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा पूरे इंडिया में, या क्योंकि दिल्ली में फंड है, बाकी यूनिवर्सिटी के पास कई बार होते हैं कई बार नहीं होते दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुकाबले, तो वहां ये अड़चन आ सकती है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए इसमें बहुत बड़े लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपके पास आज सारी दुनिया के पास कंप्यूटर है, बेसिक सभी के पास है। इसमें कोई हमने बहुत बड़ा काम नहीं करना, एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर की जरूरत है एक जगह पे। तो कोई भी कॉलेज, जैसे अगर मान लीजिए हमारी लोकल लेवल पे वोट कास्ट किए जाते हैं, तो हर एक कॉलेज के पास एक कंप्यूटर, क्या कई कंप्यूटर्स होते हैं, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर चाहिए और एक प्रिंटर चाहिए एक दिन के लिए सिर्फ, जहाँ पे वोट करें। और उसमें सिर्फ ये जो सिंपल वेब पेज है डिजाइन करना है, हमारे को कोई वाईफाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डेटा को मतलब रखना ही नहीं है। तो डीयू के पास या किसी के पास भी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आजकल जब ई गवर्नेंस की बात हो रही है, सरकार हर चीज ऑनलाइन करना चाहती है, हमारी पढ़ाई से लेकर के हमारे कमर्शियल एक्टिविटी सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो एक कंप्यूटर रखना और प्रिंटर रखना तो अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत ही आसान सी बात है, कोई भी कर सकता है। और इसका जो वोटिंग का जो तरीका है, मुझे लगता है कि ये चाहे कोई विजुअली चैलेंज हो या कोई विजुअली चैलेंज ना हो, मतलब कि चाहे जो दूसरी डिसेबिलिटीज के लोग हैं या फिर नॉन डिसेबल्ड हैं, वो सभी लोग इसमें वोट कर सकते हैं। क्योंकि ये सिंपल है कि एक वेब पेज आपके सामने खुला है, आपको या तो चेक बॉक्स पे चेक करना है या फिर आपको वैल्यू भरनी है, तो वो कोई भी साइटेड व्यक्ति कर सकता है। बहुत ही आसान सा पेज है, वह HTML पेज है, और प्रिंट आउट लेना है और उसको फिर का वोट उसमें डाल देना है। तो इनफैक्ट ये तरीका सभी के लिए बहुत ही अनुकूल है। और इसमें सिर्फ ये है कि आपको कंप्यूटराइज वोटिंग करनी है, बस आपके हाथ में वो। और इसमें इनफैक्ट एक और बात है कि खर्चे का भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब आप प्रिंट कराते हैं बैलेट पेपर, उसमें भी खर्चा आता है बाहर जब आप प्रिंट कराते हैं। और पेपर भी कई तरह के लेते हैं, आप मोटे, कई बार ये होता है कि आप, लेकिन प्रिंट में तो आपके पास ऑलरेडी कागज रहते ही हैं A4 साइज के, तो खर्चा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, वो मुझे लगता है इसमें तो दो राय होनी नहीं चाहिए। क्या आप लोग एफर्ट करोगे कि बाकी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा हो? बिल्कुल 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 करेंगे। उसमें हम लोग ये ऑलरेडी इस पे एक ग्रुप जो आप बात कर रहे थे विपटा की, उसमें बात चल पड़ी थी और कुछ लोगों ने ये बताया था कि हमारे यहाँ कम साथी हैं, वहाँ दिक्कत आ सकती है, चैलेंजेस, ये बात तो सच है। और वहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा। हम लोग अपनी तरफ से पॉलिटिकली भी प्रेशर डाल सकते हैं, डालेंगे। और यहाँ पे मैं संभावना को भी लाना चाहूंगा, क्योंकि हमारा ये एक पॉलिटिकल मिशन भी है। यहाँ पे हम लोग एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी काम करना चाहेंगे और करेंगे भी, और इंडिविजुअल्स के तौर पे भी सब करेंगे। मुझे लगता है जितने लोग इसमें जुड़े हैं, मैं हूँ, गुंजन है, विराज है, या फिर उधर आशुतोष है, या फिर रोहित है, ऐसे कई लोग हैं जो बहुत एक्टिवली इसमें काम कर रहे थे। या इनफैक्ट हमारे संगठन की तरफ से भी मतलब जो डीयू में नहीं है लेकिन जैसे प्रताप है, कई लोग हैं, तो सब लोग हम लोग इसको काम, और इनफैक्ट कई ऐसे सक्रिय साथी भी हैं कई पॉलिटिकल एफिलिएशन से जिन्होंने हमें समर्थन दिया, मतलब जो साइटेड दोस्त हैं, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। पर हाँ, सर लॉजिस्टिक्स का, सॉरी टू इंटरवीन सर, जैसे निखिल सर ये सही बोल रहे हैं कि लॉजिस्टिक्स को बेसिकली एक्सक्यूज की तरह यूज किया जाता है, ना कि ये एक रियल रीजन है। क्योंकि जब हम व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी, तो एक बहुत ही ट्रिवियलाइज तरीके से चीजों को लिया गया कि लैपटॉप यूज करें कि डेस्कटॉप यूज करें, सो इट इज यूज्ड रादर एज एन एक्सक्यूज
लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना यूनिवर्सिटी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है. आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस. यस सर. नहीं ठीक है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दानिश, इसको ये हम समय लग सकता है. देखिए, सबसे बड़ी बात इसलिए समय लग सकता है कि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं. अभी हम लोगों ने देख रहे थे, एक डेटा हमारा कोर्ट केस भी चल रहा है, उसमें इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पे पोस्ट ही नहीं भरी गई हैं डिसेबल्ड की. तो जहां डिसेबल्ड होगा ही नहीं तो वहां चुनाव कैसे होंगे, है ना. तो पहले तो सब्सटैंशियल इश्यू है कि भर्तियां हो और लोग खाली पद भरे जाएं, और उसके बाद लोग फिर वहां पे आए, और उसके बाद फिर हम आगे एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएं वहां पे. लेकिन हाँ, जहां हैं एटलीस्ट वहां पे कोशिश शुरू हो सकती है. और मुझे लगता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको लेकर के हम एक बड़ा मुद्दा बना करके इस उन यूनिवर्सिटीज में भी काम किया जा सकता है. जो आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं हो सकती है, होनी चाहिए. ये नहीं आ रहा कि हम करेंगे. ऐसा क्यों? कोई डाउट है? नहीं, हमने इसका मतलब है कि ये समय सीमा तो नहीं हम बांध सकते ना कि कल हो जाएगा. मतलब हम करेंगे. अब यहाँ किया तो आगे वहां भी करेंगे. भाई यहाँ करके दिखाया तो वहां भी करेंगे, निश्चित करेंगे. और ये हो सकता है कि व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट? नेक्स्ट टारगेट ये है कि दिल्ली में जितनी विश्वविद्यालय हैं, मतलब देखिए, पहला टारगेट तो ये कि डीयू में हर लेवल पे ये एक्सेसिबल वोटिंग हो. पहला टारगेट तो यही है, और इसको लेकर के संघर्ष होगा, और ये इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे. दूसरा लेवल है कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां तक हमारी रीच है, और जहां हमारे साथी हैं जो एक्टिव हैं या जिन्हें हम एक्टिवेट कर पाएंगे, वहां पे हम इसको लेके जाएं और वहां एक्सेसिबल वोटिंग की बात उठाकर वहां शुरुआत करें. तो ये समय सीमा नहीं है, लेकिन क्योंकि सकना या चाहिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कितना साथ मिलेगा उसके ऊपर है, और हम लोग कितने जल्दी इस काम को आगे बढ़ा पाएंगे. तो ये संभावना के साथ हम काम कर रहे हैं, और यही उम्मीद है कि हम इस काम को कर पाएंगे. तो मतलब करना तो है ही निश्चित रूप से, पर समय सीमा का पता नहीं है कि भाई आज होगा, कल होगा, कितनी देर में होगा. पर यह है कि उम्मीद हमारी जगी रहती है कि हाँ, इसको करना ही करना है. मतलब वो नहीं मरेगी. यूनिवर्सिटी के जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है ना, तो कोई 150 सवाल तो मेरे ऐसे ही आ जाते हैं. लेकिन आज के दिन में ट्रिविलाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि ताकि जो लोगों को, हमारा मिशन है कि लोगों को जागरूक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स के अपने कई चैलेंजेस हैं. स्टूडेंट्स की एक स्टडी की एक्सेसिबिलिटी को लेके, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन को लेके, कोर्सेज को लेके, आपका ईओसी कितना एक्टिव है और कितना सेटिस्फाइंग है स्टूडेंट्स के लिए. ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं. किसी और दिन आपसे मुलाकात होगी और उसमें नहीं, वो उस प्रश्न पे भी आप अलग चर्चा कर सकते हैं. हाँ, वही तो अलग से तफसील से हम बात करेंगे उन चीजों के ऊपर भी किसी दिन आपसे. बहरहाल, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया. आपके फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, और निखिल सर आप अपनी ईमेल शेयर कर देना, ताकि किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर कोई आपसे गाइडेंस चाहे इस चीज को लेके तो लिख सकते हैं सर. मेरी ईमेल है drnik31@gmail.com. मैं स्पेल कर देता हूँ. D for Delhi, R for Ramjas, N for Nagpur, I for India, K for Kite, numeric 3, numeric 1 @gmail.com. एक और है nikhiljain@DSC. DSC stands for Dayal Singh College .du.ac.in. nikhiljain@dsc.du.ac.in. ये मेरी ईमेल आईडी है. और बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपका इस मुद्दे को एक क्लोजिंग कमेंट पे आते हैं. बिल्कुल. तो गुंजन जी, और आपके क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा, और अगर कुछ मुझसे छूट गया है तो आप अपनी बात में कंप्लीट कर सकते हैं. गुंजन जी, आपसे फाइनल कमेंट्स. तो एक्सेसिबिलिटी जो एक टर्म है, जो कि बहुत ही ब्रॉडर रूब्रिक है, बहुत ही ब्रॉड रूब्रिक है. मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो एक स्टेप है जहां हमने ये इंश्योर करने की कोशिश की कि एक्सेसिबल एंड इंडिपेंडेंट वोटिंग राइट मिले टीचर्स को, ये बस एक स्टेप है. और मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, दोज हु बिलोंग टू आवर कम्युनिटी एंड दोज हु डोंट, दे नीड टू सेंसिटाइज देमसेल्व्स एंड ईच अदर. और हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है, ना कि बिना समझे क्रिटिसाइज करने की. सो इन ऑर्डर टू मेक एन इंक्लूसिव सोसाइटी, जरूरत आज इस बात की है कि हम एक दूसरे की नीड को समझें, ना कि उसे किसी भी नीड को छोटा समझें, या किसी चीज को या किसी मेथड को बड़ा या मोर इम्पोर्टेंट समझें. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से. ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे सर. थैंक यू. डॉक्टर साहब.
जी मैं गुंजन की बात को एंडोर्स करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक तरीका है जो हमने खोजा कि इससे एक्सेसिबिलिटी के इशू को हाईलाइट किया जा सके और एक वेंटेज पॉइंट, मतलब कि क्योंकि देखिए यहाँ पे हम डिसेबिलिटी की जब भी बात करते हैं तो डाइवर्सिटी की बात होती है, हम इक्वालिटी की बात करते हैं और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे वेंटेज पॉइंट को भी आप जब इंक्लूजन की बात करते हैं तो इंक्लूजन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने वेंटेज पॉइंट के जरिए हमें आंकें, पर हमारे अपने वेंटेज पॉइंट को भी उतना ही वेटेज मिलना चाहिए और यही एक लड़ाई है। तो एक्सेसिबल वोटिंग का बेसिकली राइट लेने का मतलब यही है कि हमें इक्वल राइट्स मिले और इक्वल राइट्स के साथ साथ एक जो डाइवर्सिटी की पूरी शक्ल है वो डेमोक्रेटिक तरीके से वो तैयार हो, ना कि एक खास जिसे हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, मतलब क्योंकि जहां मेन स्ट्रीम होता है मुझे लगता है वहां एक्सक्लूजन होता है। तो इंक्लूजन में मेन स्ट्रीम नहीं होता, इंक्लूजन में डाइवर्सिटी होती है, इंक्लूजन में इक्वालिटी होती है, इंक्लूजन में डिफरेंस को प्रॉपर तरीके से एक इक्वल वेटेज के साथ रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इस राइट को भी, इस मेथड को भी, चाहे कोई मेथड हो, हमारा ये जरूरी नहीं है कि हमारा मेथड है वही फाइनल है, लेकिन कोई भी मेथड को लेकर के आप अगर इंडिपेंडेंट वोटिंग दे सकते हैं, आप इक्वल वोटिंग दे सकते हैं पूरे अधिकारों के साथ, उस राइट को आप एक्सरसाइज कराएं। देश में मतलब बड़े सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो इस काम को करें। जरूरी नहीं कि हम ही इस काम को आगे ले जा सकेंगे, हर एक कोई ले जा सकता है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए पैशन चाहिए, बहुत सारे लोगों में है, और एक सही डायरेक्शन चाहिए और साथ चाहिए। जैसे गुंजन ने कहा कि आपस में एक दूसरे के साथ हमें जुड़ना है, तो उस साथ को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि काम बहुत है इस सेक्टर में, इतने काम हैं कि आपकी पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी इस काम को, लेकिन मतलब है कि सबका साथ लेके ही इसको काम को आगे बढ़ा सकते हैं। Yes, so we need to accept many new normal. बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और गुंजन जी, आपका टाइम देने के लिए और लिसनर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जी जी, Thank you so थैंक much, यू वेरी sir. मच, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को पुनः नए साल की बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों, आज हमने बात की निखिल साहब से और गुंजन जी से एक्सेसिबल वोटिंग टीचर्स के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है। कई बार शो सुन के आपको लगता होगा कि जब कोई आपको बताता है यार ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है और ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन शो करने का जो हमारा मकसद होता है ये कि डिसेबिलिटी सेक्टर की चुनौतियां ऐसी हैं कि छोटे छोटे कामों में कई सालों की मेहनत होती है, जो आप लोगों को जाननी जरूरी है और उससे प्रेरणा लेनी जरूरी है। कि कई बार हम हार मान लेते हैं, यार हम तो 6 महीने से ट्राई कर रहे हैं या साल से ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा, लेकिन इन शोज के माध्यम से आपको पता चलता है कि ऐसे कामों के लिए भी डिसेबिलिटी सेक्टर को 5 साल, 7 साल, 3 साल लग जाते हैं। तो इसी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़े। अगले सप्ताह किसी और पर्सनालिटी के साथ मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाजत। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें और नए साल में रेजोल्यूशन लीजिए कि अपनी कम्युनिटी का साथ दे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक